हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर है सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है, उससे हम लोग क्लास 11th के सिलेबस को आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसी चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस आएंगी, क्लास 11th के लिए हम लोग एक स्पेशल सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर हम लोग आप लोगों की कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको इसी चैनल के ऊपर बायोलॉजी की देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी की जो वीडियोस हैं, बायोलॉजी की एनसीईआरटी की जो वीडियोस हैं, वो इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी एंड कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा और जो वीडियोस रहेंगी वो इतनी डिटेल में रहेंगी कि आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए तो उन वीडियोस को जो है यूज में ला ही सकते हैं, है ना। आप किसी भी बोर्ड से हैं, ऑब्वियसली आपको फाइनल बोर्ड्स नहीं देना, बट जो आपके 11th क्लास के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए तो ये वीडियोस यूजफुल रहेंगी। इसके अलावा जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो बच्चे नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2025 या 26 वाले भी, है ना। हो सकता है ना आप क्लास 11th के अंदर अभी हो और आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या हो सकता है ये वीडियो देखने वाला कोई बच्चा जो हो वो ड्रॉपर हो, तो हो सकता है वो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो दोनों ही बच्चों के लिए जो वीडियोस रहने वाली है वो यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इसी चैनल के ऊपर हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को जो है कंप्लीट करेंगे और डिटेल में कंप्लीट करेंगे। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग नीट के पीवाईक्यूज जो होते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसी सीरीज भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग लेके आएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं एंड ये वीडियो आप लोग अभी मैं समझाऊंगी ये चैप्टर, तो आप लोग ये वीडियोस देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन केस आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगी तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आज से जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग शुरू करेंगे आपका चैप्टर जो है, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपकी अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, अगर आपकी एनसीईआरटी की बात की जाए, तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो चैप्टर है, क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक के अंदर ये जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ये जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करने का क्या रीजन है, एक तो ये जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा आपने सेल का ओवरव्यू पहले भी पढ़ा होता है ना, सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में आपने पहले पढ़ा होता है, सेल थ्योरी किसने दी है ना, सेल किसने डिस्कवर किया, ये चीजें ऑलरेडी बच्चों को कुछ हद तक जो है वो पता होती है। ठीक है, तो एक रीजन तो ये है इस चैप्टर को स्टार्ट करने का। दूसरा रीजन क्या है कि आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो चैप्टर है, एक ये चैप्टर, ये जो पूरी सेल यूनिट है, इसके अंदर ये वाला चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, अगर मैं सेल चैप्टर से ही बात करूं सिर्फ, तो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस तो जो है जरूर आपको नीट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से, सिर्फ इस चैप्टर से, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से भी 2 to 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो चैप्टर बन जाते हैं दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस अकेले चैप्टर से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस जो है वो नीट के आपके जो है बिल्कुल पक्के हो सकते हैं, तो क्यों ना इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में ही पढ़े, है ना। अगर आप क्लास 11th में भी हो तो भी अच्छा रहेगा कि आप लोग इसी चैप्टर को जो है वो डिटेल में अभी पढ़ लें, ताकि आप लोगों को बाद में भी रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सेल की बात करेंगे एंड ये जो वीडियो रहने वाली है, ये इस वीडियो का आज पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, सेल चैप्टर का पार्ट 1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सेल के ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी उस बारे में पढ़ेंगे, एंड और भी जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं सेल्स के बारे में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि सेल होता क्या है ना, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, है ना।
अच्छा, सबको पता है, आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या पढ़ते थे आप लोग? आप लोग डेफिनेशन ये पढ़ते थे, लुपेंसी, ओके, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करना है नेचर के अंदर, तो उसके पास में एटलीस्ट एक कंप्लीट सेल, एटलीस्ट एक कंप्लीट सेल होना बहुत जरूरी है फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो धरती के ऊपर जो है वो सरवाइव कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, वो किससे बना हुआ है? वो आपका सेल से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जो आपका सेल होता है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या होता है? दिस इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या होता है? जो सेल होता है आपका, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, हो सकता है कि वो जो बना हो वो या तो सिंगल सेल से बना हो सकता है ना कि कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि सिंगल सेल से बना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनिजम्स बने हो वो मल्टीपल सेल से बने हो, है ना। हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म हो वो किससे बने हो? मल्टीपल सेल से बने हो। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं ना, जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो एक सिंगल सेल से ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं ना, जितने भी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सिंगल सेल के अंदर ही अकर हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इनका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इनका एग्जाम्पल हो सकता है अमीबा, और इसके अलावा डाई एटम्स। ठीक है, अमीबा एंड डाई एटम्स जो है सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब वो ऑर्गेनिजम्स which are composed of which are composed of more than one cell, more than one cell, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं ना, एक से ज्यादा सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इनके एग्जांपल्स होते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स, और ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स कोई एक सेल से थोड़ी ना बने होते हैं। हम लोग क्या एक सेल से बने हुए हैं? नहीं, हम लोगों के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं ना। और जो हमारे सेल्स हैं, अब देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? जो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना, जो लाइफ साइकिल का कंप्लीशन होता है, जो लाइफ साइकिल होती है वो एक सिंगल सेल ही कंप्लीट कर लेते हैं ना, सिंगल सेल ही कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि अगर मल्टी सेल्यूलर में बात की जाए, मल्टी सेल्यूलर में अब क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर का ओरिजिन जो होगा वो सिंगल सेल से ही होगा। ठीक है, अब ये जो सिंगल सेल है, ये क्या करेगा? ये क्या करता है? ये डिवाइड करता है। ये क्या करता है? ये डिवाइड करता है। डिवाइड करके ये क्या बनाता है? ये बना लेता है, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं सेल्स। बहुत सारे सेल्स बने, सेल्स के बाद बनेगा टिश्यू। यानी कि जो सिमिलर सिमिलर जो सेल्स होते हैं वो आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन हुआ वो एक सिंगल सेल से हुआ। अब सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, और ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेंगे? टिश्यूज बनाएंगे, एंड वो अपनी फंक्शनैलिटी के अंदर स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाता है? ऑर्गन्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम।
और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही बेसिक चीजें आप लोगों को पहले से पता होती है, बट फिर भी अगर हम लोगों को चैप्टर को पूरा बेसिक से पढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग चैप्टर के अंदर हर छोटी से छोटी बात को डिटेल के अंदर पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको अभी जो है सेल्स के बारे में बताया, सेल्स की डेफिनेशन क्या होती है सेल की, और सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं और उनके एग्जांपल्स की हम लोगों ने अभी तक बात करी। ठीक है, अब अगर बात की जाए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, अगर बात करें जो आपके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, हम लोग जो है आपकी एनसीईआरटी वो ही हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो आप लोग ये वीडियोस के बाद अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़े, आई विल रिकमेंड कि जितना पोर्शन आज कंप्लीट हो जाए आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि आपकी एनसीईआरटी जो है वो 2 बार रिवाइज हो जाएगी और बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज में कैपेबल होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस, एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जिंदा रहने के लिए जितने भी फंक्शन जरूरी होते हैं वो सभी जो है एक सेल जो है या एक जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जो सेल होता है वो ये दो चीजें क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, ये दो चीजें कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अगर एक कंप्लीट सेल भी एग्जिस्ट नहीं करता, इन केस एक कंप्लीट सेल भी अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो इंश्योर नहीं होती। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो इंश्योर नहीं होती। ठीक है, यही पॉइंट जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, एनीथिंग लेस देन complete structure of a cell, less than complete structure of a cell does not ensure, does not ensure living, does not ensure living independently। ठीक है, यानी कि वो जो फिर ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो फिर वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ही नहीं और वो इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो जो है फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सी बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं डिस्कवरी के ऊपर। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, ये जो नोट्स रहेंगे, ये जो पूरा पीपीटी रहेगा, इसका जो पीडीएफ है या इसको पीपीटी फॉर्मेट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी किस नाम से है, द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी। ठीक है, द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है और एक डिस्कशन ग्रुप भी है। ठीक है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो एंड कोई डाउट्स हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, और जितने भी पीडीएफ से इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं वो हम लोग उस चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो वहां से आप लोग जो है जाके डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप लोग इनसे आराम से पढ़ सकें। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स की, है ना, डिस्कवरी ऑफ सेल की। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो सेल हुआ था सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल था, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल था क्लास 9th के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा था, वो पहली बात तो डिस्कवर किसने किया था, वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, और ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, फ्रॉम अ इन स्लाइस ऑफ कॉर्न। ठीक है,
तो जो फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल था दैट वाज अ डेड सेल, ठीक है, ये क्या था, एक डेड सेल था जो एक थिन पॉक्स लाइस में डिस्कवर किया था। एंड उन्होंने क्या बोला था कि जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला था, ऐसा बोला गया था कि वो जो स्ट्रक्चर है दैट रिसेम्बल दैट ऑफ अ हनी कॉम्ब, ठीक है, तो हनी कॉम्ब जैसा जो है स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया जी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर कर दिया। एंड वो रफली अगर मैं बताऊं तो वो कुछ कुछ ऐसा वो दिख रहा होता था, ठीक है, यानी कि उनके अंदर कुछ कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे बने होते थे, और इसीलिए उन्होंने उसको नाम क्या दिया था, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया था सेल, ठीक है, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया था सेल, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ एक, फिर आए एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल, यानी कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर किया था, वो आपके एंटन वॉन ल्यूवेनहुक जो थे, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स को जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है, जो क्या कर पा रहे थे, द सेल्स वर कैपेबल ऑफ मूविंग, द सेल्स वर कैपेबल ऑफ मूविंग, ठीक है। और ये सेल्स उन्होंने कहाँ पे डिस्कवर किए थे, वो उन्होंने कहाँ पर, एल्गी के अंदर, ठीक है, जो आपका फंजाई होता है उसके अंदर, या जो प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं इनके अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर किए थे, ठीक है। और किसके अलावा इन्होंने देखा था, इसके अलावा इन्होंने स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ और जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, इनके अंदर भी इन्होंने लिविंग सेल्स को क्या किया था, आपके एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो यानी फर्स्ट डेड सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, बट फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, वो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया, ठीक है, वो किसने डिस्कवर किया, वो आपका एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लिविंग सेल जो था, फर्स्ट लिविंग सेल वो उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड जो लिविंग सेल वो जो डिस्कवर हुआ था, वो डिस्कवर हुआ था विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने इन सेल्स को ऑब्जर्व किया था, वो माइक्रोस्कोप जो उन्होंने बनाए थे, ठीक है। आजकल जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं बहुत ही एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है, बट वो जो माइक्रोस्कोप था दैट वाज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, वो क्या था, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप था। एंड इसी के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उससे पता चलता है कि जो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक थे वो कितने अच्छे साइंटिस्ट थे, है ना, यानी कि कितना अच्छा उनका जो है ब्रेन था कि उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर फर्स्ट लिविंग सेल्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें भी उनसे थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम लोग भी थोड़ा सा क्रिएटिव बने और थोड़ा हट के सोचे, है ना, या कुछ डिस्कवरीज करें, है ना, हो सकता है आप लोग में से कोई बड़ा होके कोई और बड़ी डिस्कवरी कर दे। तो इन चीजों से हम लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक बात करी कि जो डिस्कवर हुआ आपका, जो सेल्स का डिस्कवरी हुआ वो किस तरीके से हुआ, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से जो है आपका सेल्स की जो है वो डिस्कवरी हुई, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सेल्स का बेसिक ओवरव्यू की बात की, इसके अलावा हम लोगों ने सेल्स के टाइप की बात की, और हम लोगों ने सेल्स की डिस्कवरी की बात की, ठीक है। तो ये आपकी बात यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद आई सेल थ्योरी, इसके बाद क्या आई, इसके बाद आई सेल थ्योरी, ठीक है, जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी से काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो सेल थ्योरी थी उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात करेंगे। सेल थ्योरी के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, ठीक है, क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा था, और उसके अंदर भी आप लोगों से एक अच्छा खासा क्वेश्चन जो है टीचर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो सेल थ्योरी दी थी वो दो साइंटिस्ट ने दी थी, किस किसने दी थी, वो दो साइंटिस्ट ने दी थी। द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज श्लेडन एंड द सेकेंड साइंटिस्ट वाज श्वान। जो सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी वो श्लेडन और श्वान ने दी थी, किसने दी थी, श्लेडन और श्वान ने दी थी। हुआ ये था कि इनका जो पूरा नाम है दैट वाज मेथियस
स्पेलिंग अभी देख लेना आप लोग एनसीईआरटी में से। मेथियस श्लेडेन जो थे, अब ये क्या थे, एक तो इन्होंने जो डिस्कवरी की वो की थी 1838 के अंदर, एंड ही वाज अ बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये क्या थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर composed of, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, all plants are composed of different types of cells, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं, एंड दे फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट। इन्होंने क्या बोला कि वही सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं मिलके, वो टिश्यूज बना लेते हैं। प्लांट टिश्यूज जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वो मिलके बनाते हैं। ये किसने बोला, ये बोला आपके मेथियस श्लेडन ने, ठीक है। अब उन्होंने इतना बोल दिया। अब इसके बाद आए श्वान जी, ठीक है। ये अच्छा, इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था थियोडोर श्वान, ठीक है। इनका पूरा नाम था थियोडोर श्वान। और इन्होंने 1839 के अंदर, अब 1838 के अंदर कौन थे, श्लीडन जी थे। और श्वान ने क्या किया 1839 के अंदर, अब ये क्या थे, ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। ये कौन थे, ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया था, ही स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर इन्होंने स्टडी की, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर इन्होंने स्टडी की, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि सेल्स के बाहर क्या होती है, इन्होंने बोला कि सेल्स हैव एन आउटर थिन लेयर। इन्होंने बोला कि सेल्स के बाहर एक आउटर थिन लेयर होती है, ठीक है। क्या होती है, एक आउटर थिन लेयर होती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। ये बात चल रही है श्लेडन की, और ये बात हो रही है श्वान की। तो इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो इन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया, और इन्होंने बोला कि सेल्स के बाहर क्या होती है, एक आउटर थिन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो सबसे पहले बताया वो किसने बताया, वो बताया था श्वान ने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने बोला, या श्वान जी ने बोला, ये जो श्वान थे ये क्या कर रहे थे, प्लांट टिश्यूज के ऊपर भी थोड़ा स्टडी कर रहे थे, ठीक है। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर भी थियोडोर श्वान ने क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि प्लांट सेल्स का एक यूनिक फीचर होता है, ठीक है। प्लांट सेल्स हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यूनिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग या बोला जाए यूनिक आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि उनके पास में क्या होती है, एक आउटर सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है, प्लांट्स का एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है, जो श्वान थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। जो श्वान थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दिया। जब उन्होंने इतनी बात बोल दी तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया वो क्या था कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सेल्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स जो होते हैं उनसे ही मिलके क्या बनती है, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी जो है वो बनती है, ठीक है। तो इतनी बात क्या है, इन दोनों ने बोल दी, ठीक है। इन लोगों ने बोल दी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलके क्या किया, श्लेडन एंड श्वान ने मिलके इन्होंने क्या किया, दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दे फॉर्मुलेटेड द
सेल थ्योरी जो है इन्होंने यहाँ से दे दी, ठीक है, इतनी बात इन्होंने बोल दी। अब बात आती है कि इनकी थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी। अभी तक बात चल रही है कि इन लोगों ने बोल दिया, अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी थ्योरी का जो है वो लिमिटेशन क्या था, है ना। इन दोनों ने तो बोल दिया, पर इसका लिमिटेशन क्या था। इसका लिमिटेशन ये था कि इनकी जो थ्योरी थी वो ये नहीं बता पाई कि जो सेल्स होते हैं वो कैसे बने, है ना, यानी कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो कैसे बने, है ना। they could not explain they could not explain how the new cells were formed, ठीक है, how the new cells were formed। ये बात जो है सेल थ्योरी जो श्लेडन और श्वान ने दी थी, उनकी सेल थ्योरी से वो इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, ठीक है। जो किसने दिया, जो किसने दिया, ये दिया था फिर रुडोल्फ विर्शो ने, ठीक है। उसके बाद जो है प्ले में आए रुडोल्फ विर्शो, जिन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बोल दी, और उनकी उस बात बोलने से जो सेल थ्योरी है उसने एक मॉडर्न शेप ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सेल्स अराइज फ्रॉम ऑल न्यू सेल्स, मैं बोलूं तो ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो ऑलरेडी जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं से जो है उनका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो जो रोडोल्फ विर्शो थे उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करेंगे और उसके बाद में क्या होता है, जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन जाते हैं, ठीक है। ये कब बोला गया था, ये बोला गया था 1855 के अंदर, और इसी को बोला जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। यानी कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स के डिवाइड होने पर प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपके न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने बोली, ये बात बोली रुडोल्फ विर्शो ने, ठीक है। इतनी बात उन्होंने बोल दी। अब जब इतनी बात कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ, जो सेल थ्योरी है वो फाइनल शेप उसने दिया, ठीक है। तो जो फाइनल सेल थ्योरी थी, है ना, जो फाइनल सेल थ्योरी थी उस थ्योरी को फिर बनाया गया, ठीक है। यानी कि जो फाइनल सेल थ्योरी थी उसके अंदर किस किस का रोल था, श्लेडन का रोल था, श्वान का रोल था, और इसके अलावा रुडोल्फ विर्शो का भी रोल था, ठीक है। तो जो फाइनल सेल थ्योरी थी, जो फाइनल सेल थ्योरी थी उसके अंदर सबसे पहले क्या बोला गया, उसके अंदर बोला गया, उसके अंदर बोला गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स आर, क्या बोला गया, all living organisms are composed of cells, are composed of cells and प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो सेल से बने हुए या फिर सेल्स के प्रोडक्ट से बने हुए, यानी कि सेल्स को डिवाइड करके ही तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बन रहा है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट बोला गया वो ये बोला गया, जो लास्ट पॉइंट या जो सेकंड पॉइंट इसका बोला गया वो क्या बोला गया, वो बोला गया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स अराइज हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है, ऑलरेडी जो सेल्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं सेल से जो है वो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बात बोली गई ये बोली गई सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब ये वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से आपके नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एटलीस्ट आप वन क्वेश्चन तो जरूर आप सेल थ्योरी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या जो इतना पोर्शन हम लोगों ने बात की उससे आप लोग एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आज हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात करी, सबसे पहले हम लोगों ने बात की सेल होता क्या है ना, सेल के ओवरव्यू की हमने बात करी, सेल को पढ़ना जरूरी है क्यों, है ना, हमने उसकी बात करी। उसके बाद में हम लोगों ने जो बात करी वो हमने बात करी कि जो सेल्स होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इतनी बात करने के बाद में
जो बात की गई वो बात की गई किस तरीके से जो है सिंगल सेल के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो एक सेल के अंदर ही सारे जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और मल्टी सेल्यूलर सेल्स के अंदर किस तरीके से एक सेल डिवाइड करके पूरे ऑर्गन सिस्टम को और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ बातें जो की वो डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और फाइनली सेल थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसका जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, सेल्स के ओवरव्यू की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर बात करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड फिर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं वीडियोस के अंदर, अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया हो तो आप लोग उस डाउट को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहां पर भी जवाब दूंगी, एंड अगर आप कमेंट करेंगे तो उस कमेंट का भी आंसर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो नोट्स है इतना पार्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। एंड वीडियो देखने के बाद आई विल रिकमेंड कि आप अपनी एनसीईआरटी को एक बार अच्छे तरीके से जरूर करें। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया एंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।